नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। साल 1932 की एक रात लगभग 10:30 बजे आशीष को उसके दोस्त विवेक के पुराने नौकर राधु से एक बेहद जरूरी चिट्ठी मिली। आशीष और उसकी पत्नी रमिता ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की, जो विवेक का अपना खौफनाक कबूलनामा था। विवेक ने लिखा था कि लगभग 1 साल पहले फ्री स्कूल स्ट्रीट की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से उसने तांबे की एक रहस्यमयी डिब्बी खरीदी थी। दुकान वाले बूढ़े चीनी व्यक्ति को भी नहीं पता था कि वह डिब्बी दुनिया के किस कोने से आई है। घर की वर्कशॉप में आकर विवेक ने विज्ञान और औजारों की मदद से उस डिब्बी को खोला, जिसका पेंच उल्टी दिशा में खुलता था। अंदर धूल के बीच अलग अलग रंग और प्रकार के महिलाओं के बालों को गूंथकर बनाई गई एक 9 इंच लंबी चोटी रखी थी। गंदगी साफ करने के लिए विवेक ने उन बालों को पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर कपड़े धोने वाले सोडे के पानी, डिस्टिल्ड वाटर और अंत में अल्कोहल से धोकर ईथर में डुबो दिया। साइनों से उन बालों को साफ करने के बाद अचानक एक फोन आने पर विवेक ने जल्दबाजी में उस चोटी को एक सफेद कार्डबोर्ड पर पिन से अटका दिया। बाद में ध्यान से देखने पर उसे हैरानी हुई कि वे बाल किसी एक महिला के नहीं थे, बल्कि अलग अलग रंग काले, भूरे, लाल, सुनहरे और सफेद के बालों को मिलाकर बड़ी सावधानी से गूंथे गए थे। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात अपने दोस्त समरजीत से हुई, जिसके माथे पर एक घुमावदार लाल दाग और नीले रंग की चोट का निशान था। समरजीत ने बताया कि उसे समझ नहीं आया कि यह चोट कैसे लगी। लगभग 1 महीने बाद जब विवेक की पत्नी सुमिता वर्कशॉप की सफाई कर रही थी, तो उसने उसी कार्डबोर्ड के पीछे लगी एक ग्रुप फोटो देखी। विवेक के होश उड़ गए जब उसने देखा कि जिस जगह उसने फोटो में समरजीत के माथे पर पिन चुभाई थी, ठीक उसी वक्त समरजीत को असल जिंदगी में वह रहस्यमयी चोट लगी थी। इस खौफनाक संयोग को पुख्ता करने के लिए विवेक ने एक प्रयोग करने की ठानी। विवेक ने छुपकर एक क्रूर पड़ोसन आया की तस्वीर खींची, जो बच्चों के साथ बहुत निर्दयी बर्ताव करती थी। रात करीब 11 बजे उसने वही बालों चोटी उस तस्वीर के माथे पर 2 पीनों से अटका दी। अगले दिन शाम को सुमिता ने घबराते हुए खबर दी कि पड़ोस वाली आया सुबह अपने बिस्तर पर मृत पाई गई है, जबकि 2 दिन पहले ही वह बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद विवेक ने अपने सामने वाले घर में रहने वाले एक वायलिन वादक पर भी इस चोटी का प्रयोग किया, जो देर रात तक बेसुरा संगीत बजाता था। विवेक को अब यकीन हो गया था कि उसके हाथ एक असीमित शक्ति लग गई है। उसने कई जानवरों पर इसके प्रयोग किए और इस क्रूर शक्ति का आनंद लेने लगा। उसने इस चोटी का इस्तेमाल रेस कोर्स में किया। वह जिस घोड़े पर दांव नहीं लगाता, उसकी तस्वीरों पर चोटी फेर देता, जिससे वे धीमे पड़ जाते। बिना कोई बाजी हारे विवेक ने बेहिसाब दौलत कमा ली। दौलत और ताकत के नशे में विवेक अपना नैतिक संतुलन खो बैठा और उसे शराब की गहरी लत लग गई। एक रात जब सुमिता ने रोते हुए उसे शराब पीने से रोकना चाहा और मिन्नतें की, तो नशे में चूर विवेक पर शैतान सवार हो गया। अपनी ताकत का खौफनाक प्रदर्शन करने के लिए उसने एक भारी फोटो एल्बम निकाला और सुमिता की तस्वीर के ऊपर बालों का वह गुच्छा जोर से दबा दिया। शक्ति के इस भयानक प्रहार को सुमिता का कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस खौफनाक सच का एहसास होते ही विवेक पागलपन की कगार पर पहुंच गया। दिन रात सुमिता की डरावनी मूरत उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और उसका दिमाग अप्रबोध से फटने लगा। अपनी चिट्ठी के अंत में विवेक ने कबूल किया कि वह अपनी पत्नी का कातिल है और भगवान ने उसे इस महापाप की जो सजा दी है, उसे वह और नहीं ढो सकता। चिट्ठी पढ़कर रमिता डर से कांप उठी और उसने आशंका जताते हुए आशीष से तुरंत वहां से चलने की जिद की। दोनों बदहवास हालत में विवेक की हवेली पहुंचे। तीसरी मंजिल पर स्थित उसका कमरा अंदर से बंद था। धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। कमरे में एक रहस्यमयी अंधेरा और डरावनी खामोशी छाई थी। बिस्तर पर विवेक का शरीर शांत पड़ा था। उसके माथे के दाहिनी ओर एक भयानक लाल रंग का घाव था, जिसे नीले दाग ने घेर रखा था। पास ही विवेक की एक तस्वीर पड़ी थी, जिसके चौड़े माथे के बीचों बीच एक पिन और वही बालों का गुच्छा गड़ा हुआ था।